Hello everyone. So let's start the first lecture of VLSI technology of your syllabus, the first topics from the syllabus. Here we study about the fundamentals and about the fabrication technology. Exactly the life cycle of the fabrication technology and the unit overview. We will look on this matter also in this lecture. So starting from the brief from the history, if I say in earlier, we have the vacuum tubes. So let's start with a very comfortable language of ours and let's say बहुत पुराने समय में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे। तो उन वैक्यूम ट्यूब्स का अगर हम इस्तेमाल देखें तो बोइंग B-29 में उसको सबसे पहले यूज़ भी किया था। उन वैक्यूम ट्यूब से डिजिटल सर्किट को मैन्युफैक्चर किया था। आफ्टर दैट पॉइंट कांटेक्ट जर्मेनियम ट्रांजिस्टर 1947 में प्रोड्यूस हुए थे बेल लैब के थ्रू। आफ्टर दैट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इन 1950s, आपने नाम सुना होगा, शॉकले ने किया था इसको डेवलप। और इसके बाद पहली आईसी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने डेवलप की थी इन द ईयर 1958 और वहाँ से ही शुरुआत एक जिसको हम सिलिकॉन एज बोलते हैं, यहीं से ही आज जिसको हम VLSI और कल जिसको हम ULSI बोलने जा रहे हैं उसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो बात करते हैं मूर्स लॉ की कि क्या इंटीग्रेशन है और मूर्स साइंटिस्ट एक मूर्स है, उसने क्या कहा था। गॉर्डन मूर 1965 ने उसने एक ट्रांजिस्टर के लिए ग्राफ प्लॉट किया था जो एक अंदाजा था या कह सकते हैं उसका अनुमान था कि ऐसा होने वाला है आगे। गॉर्डन मूर इंटेल का को फाउंडर भी रहे हैं। ओके, उन्होंने बताया कि हर 18 महीने में रफली यहाँ पर 2 years लिया गया है, बट इन द बुक्स वी ऑलवेज स्टडीज इन एवरी 18 month नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो होंगे पर यूनिट एरिया वो डबल हो जाएंगे, या दूसरी सेंस में कि आईसी का साइज हाफ हो जाएगा। ओके, तो उसने ये अनुमान दिया था जो अगर आज भी देखें टिल 2001 मुझे एक ग्राफ मिला 2010 तक का, 10 तक में अगर देखें तो लगभग वही रेट से चल रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। ठीक, तो इंटीग्रेशन लेवल्स की अगर बात करें तो स्मॉल स्केल आईसीज में 10 गेट हुआ करते थे, मीडियम स्केल में 1000, LSI में 10,000 एंड VLSI मोर देन 10,000 एंड इन ULSI राइट नाउ उससे भी कई ज्यादा। अल्ट्रा, जिसको यू से यहां पर अल्ट्रा लेवल बोला जाता है। आगे चलते हैं VLSI इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, हम इस नाम से भी उसको जानते हैं। VLSI एक प्रोसेस है जो आईसीज को क्रिएट करने के लिए उसको एक स्टैंडर्ड टर्म दी गई है जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मतलब 10,000 या फिर उससे ज्यादा रहते हैं। तो इन 1958 की अगर बात करें तो वहां पे केवल 2 ही ट्रांजिस्टर हमारे पास थे और आज 1 बिलियन से भी ज्यादा आईसी पर ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट होते हैं। दिस स्केल ऑफ ग्रोथ हैज रिजल्टेड फ्रॉम कंटिन्यूअस स्केलिंग ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर इंप्रूवमेंट इन सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दैट मीन्स कि हम टेक्नोलॉजी चेंज करते आए हैं और ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइज भी रिड्यूस करते आए हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जहां से आप लोग जानते होंगे पेंटियम 3 1999 500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ये चलता था, 9.5 मिलियन ट्रांजिस्टर थे और टेक्नोलॉजी जो मैंने अभी कहा 0.18 डायमेंशन के हमारे ट्रांजिस्टर हुआ करते थे। ठीक, उसके बाद पेंटियम देन कोर टू डीओ के अंदर 2.93 स्पीड तक वो ले गए, 291 मिलियन
उसके अंदर ट्रांजिस्टर, और आज 1.9 बिलियन और उससे भी कई ज़्यादा, और साइज भी रिड्यूस होता चला गया, जो 32 नैनोमीटर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और आज 2020 में ये साइज और भी छोटा हो चुका है। तो ये था ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में VLSI की। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम स्केल करते गए? स्केल करते गए डिमांड की वजह से। हम सब लोगों को हमेशा छोटे से छोटा और फास्ट से फास्ट डिवाइस चाहिए। मतलब तीन चीज मेन है। स्मॉलर, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको ध्यान रखिएगा, और आपस में इसमें ट्रेड ऑफ्स भी होते हैं। स्मॉलर, स्पीडर, या स्पीडर इज नॉट अ गुड वर्ड, स्पीड फास्ट होनी चाहिए, दैट मीन्स फास्टेस्ट, स्मॉलर, फास्टेस्ट एंड लो पावर। ये तीन मेन रीजन हैं जो हमको इंटीग्रेशन करने के लिए मजबूर करते हैं, आज तक जो हम करते आए हैं और आगे भी करेंगे, कि हमें छोटे से छोटा चाहिए, फास्टेस्ट चाहिए और कम पावर इस्तेमाल करने वाला चाहिए। तो हम बार बार टेक्नोलॉजी चेंज करते गए, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम उसकी ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करते चले गए। तो ये हमारी डिमांड या बेसिक रिक्वायरमेंट किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, कि हमें यहाँ साइज छोटा चाहिए, लो पावर चाहिए, या फिर उसका पैसे कम होने चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इसमें साथ में योगदान देती हैं। और साथ ही साथ जस्ट लाइक पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक योर मोबाइल फोन, लाइक हैंडी गैजेट्स, योर कैमराज, your medical equipments, they are all portable right now using the battery, so it should be low power। तो ऐसे चीज़ें हम करते जाते हैं कि ऐसा ना हो कि बैटरी हम उसको पोर्टेबल तो बना दे बट पावर वो ज़्यादा ले रहा हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें टेक्नोलॉजी को स्केल करने के लिए अब तक मजबूर करती रही हैं। एक सिंपल लाइफ साइकिल अगर देखें तो 10 माइक्रोमीटर साइज का जो ट्रांजिस्टर था हमारा, वो आज की डेट में 2020 की अगर बात करें तो वो 5 नैनोमीटर तक पहुंच चुका है, यही चीज करते करते। और साथ ही साथ हमने क्या करा, इसको स्मॉलर बनाया, ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी चेंज करी। स्मॉलर कैपेसिटेंस की वजह से जितना ज्यादा छोटा हो जाएगा उसकी इंटरनल कैपेसिटेंस भी कम होती चली जाएंगी, जिस वजह से वो लो पावर होता चला जाएगा, स्पीड भी इंप्रूव होती चली जाएगी। और साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी भी, जब भी मैं ये वर्ड की बात करता हूँ टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर हम साइज की बात करते हैं। 0.18, 0.13, आफ्टर के बाद 90 नैनोमीटर, एंड नाउ डेज 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी इज देयर। टेक्नोलॉजी मीन्स द साइज ऑफ द ट्रांजिस्टर। एंड वन थिंग कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, के यहाँ पर जो 5 नैनोमीटर बात कर रहा हूँ, इट इज द W/L, या यहाँ चैनल की विड्थ की बात करते हैं, जो मॉस के अंदर चैनल की बात करते हैं हम, उसके साइज से, ना कि उस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के साइज से हम बताते हैं। तो ये चैनल का साइज हमें बताता है। तो हमेशा स्केलिंग हमारी जो है वो इम्प्रूव करती गई, कॉस्ट, उसकी परफॉर्मेंस, उसके पावर, विद न्यू जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज मीन्स द साइज। फाइनली अगर हम कहें कि आज हम मॉस क्यों इस्तेमाल करते हैं, बीजेटी क्यों नहीं, बिकॉज ऑफ द मोर स्टैटिक पावर। जो बीजेटी में स्टैटिक पावर बहुत ज़्यादा होती थी, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता था। जहाँ पर हमारी मॉस की बात करें तो वहाँ पर लगभग 0 स्टैटिक पावर होते थे। 0 स्टैटिक पावर मॉस के केस में होते थे, और मॉस में भी एनमॉस हम प्रेफर करते थे क्योंकि उसके अंदर और भी ज़्यादा पावर डेसिपेशन कम हो जाता था। ठीक, बट एनमॉस के साथ एक प्रॉब्लम हुई कि एनमॉस को जब हमें बनाने लगे, मैंने हमेशा कहा 3 चीज में, कौन कौन सा, साइज, स्पीड एंड द पावर, ये 3 मेन फैक्टर हैं। आप इसको ध्यान में रख लें, इसी की वजह से सारे चेंजेस अब तक होते हैं। जब हमने एनमॉस को देखा तो उसका साइज इंक्रीज करने लगा। साइज इंक्रीज करेगा तो पावर भी ऑब्वियसली बढ़ेगी, ज्यादा एनमॉस यूज होंगे। तो हमने देखा कि सीमॉस जो हमारा था, वो जो इंटीग्रेशन का साइज है वो उसका बहुत कम था, उस वजह से उसकी पावर भी कम हो गई। हाउएवर द स्पीड इज मोर इन केस ऑफ एनमॉस, बट सीमॉस हमारा एफिशिएंट था इन टर्म्स ऑफ साइज एंड द पावर। तो कहीं ना कहीं हमें ये ट्रेड ऑफ मिलते हैं। अब स्केलिंग सीमॉस के साथ जब भी हमने करी तो हमें स्पीड
भी हमने ध्यान में रखा, वो अच्छी करी। उसके बाद पैकेजिंग डेंसिटीज, मतलब एक आईसी पर या पर यूनिट एरिया पर कितने ट्रांजिस्टर हमने फैब्रिकेट कर दिए, वो उसकी पैकेजिंग डेंसिटी हमने बोला, तो वो ज्यादा होगी। या परफॉर्मेंस टू कॉस्ट रेशो जो रही सीमॉस की, क्योंकि हम एक ही जगह पर ज्यादा बनाने लगे तो उसमें आसानी रही, तो कॉस्ट भी हमारी इम्प्रूव मतलब कम हो गई। आज की अगर बात करें तो ओवरऑल सीमॉस ने 90% ऑफ डिजाइन्स जो हमारे हाथ में हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द सीमॉस टेक्नोलॉजी राइट नाउ 90%। ठीक, मिनिमम की बात करें तो 2% गैलियम आर्सेनाइड, बाइपोलर लगभग खत्म हो गए हैं, ये नहीं होने चाहिए यहाँ। और सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर्स, ये भी एक टेक्नोलॉजी थी, वो अभी बहुत कम है। और बाई सीमॉस अभी 5%। एंड नाउ डेज वी आर ऑल्सो यूजिंग न्यू थिंग विच कॉल्ड फिनफिट। ये अभी ऐसा चल रहा है, बट पता नहीं फिनफिट पर आगे ये डिवाइसेस आ पाएंगे या नहीं। फिनफिट की स्पेलिंग FINFET। ठीक, VLSI डिजाइन साइकिल की बात करें, सबसे पहले सिस्टम स्पेसिफिकेशन। जब भी हम कुछ भी चीज बनाते हैं तो मुझे क्या इनपुट होना चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए, उसके अंदर की बात तो बाद में सोचेंगे ना। तो क्या इनपुट होना चाहिए, क्या आउटपुट, हमने सिस्टम स्पेसिफिकेशन, इसको हम ट्रुथ टेबल के टर्म्स में बनाते हैं। ठीक, जैसे आप नॉर्मल एडर का बनाते हैं, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, वो तो हमें पता है। बट जब भी हम अगर साथ बैठे कि कुछ ऐसा डिवाइस होना चाहिए, तो उसके लिए हम सोचेंगे क्या इनपुट होने चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए। उसके बाद जब हम इनपुट आउटपुट डिसाइड कर लेंगे तो उसका आर्किटेक्चर, ये हम यहाँ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ये एडवांस VLSI का पार्ट है जो ASICS डिजाइन, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइंस में हम पढ़ते हैं। तो ये नहीं, सिंपल एक साइकिल मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको याद रखनी होगी। आर्किटेक्चर के अंदर उसमें कितने कंपोनेंट्स लगेंगे, कौन कौन सी चीजें हम इसमें यूज करेंगे, फंक्शनल लॉजिक डिजाइन उसमें क्या क्या होंगे, कितने एडर लगेंगे, कितने ये सब लगेंगे। अब फाइनली ये सारी चीजें होने के बाद हम उस सर्किट को डिजाइन कर देते हैं। सर्किट डिजाइन के बाद उसका एक फिजिकल डिजाइन तैयार करते हैं कि ऐसा कुछ फिजिकल डिजाइन, मतलब आईसी के अंदर कुछ इस तरह से, जो ये छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स हम देख रहे हैं यहाँ, ठीक, ये छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स हैं, इसको हमने डिजाइन कर लिया। और इस फिजिकल डिजाइन में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें पार्टीशनिंग, फ्लोर प्लानिंग, प्लेसमेंट, सिंथेसिस, राउटिंग एंड टाइमिंग क्लोजर्स। ये बहुत सारी चीजें हमें जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि किस तरह से ये पार्टीशन हो, मतलब ये छोटे कंपोनेंट अलग अलग हो, फ्लोर पे किस तरह, फ्लोर मतलब आईसी के फ्लोर पर कहाँ कहाँ रखे, सो दैट ऑफिशिएंट उसमें आए। फ्लोर प्लानिंग करी हमने, उसको प्लेसमेंट कर दिया, क्योंकि वहाँ मेटलाइजेशन भी करना है तो कहाँ पर उसकी प्लेसमेंट होनी है, क्लॉक्स किस तरह से कहाँ पे जाएंगी, सिग्नल की राउटिंग, क्योंकि राउटिंग करने के लिए वायर्स कम से कम इस्तेमाल हो, सो दैट वहाँ हीट कम होगी। तो ये बहुत सारी चीजें, जब मेरी आईसी फैब का ये सारी चीजें बन तैयार हो जाती हैं, फिर हम उसको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ले आते हैं। अभी तक आईसी बनी नहीं है, ये सारी चीजें हमने बना ली है, अब फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, हाँ ठीक है ऐसा हो जाएगा। नाउ वी फैब्रिकेटेड ऑन द यूजिंग द सिलिकॉन। अब मेरा फैब्रिकेशन पार्ट आता है, तो ये हमारे इस कोर्स का पार्ट है। इस कोर्स में हम ये पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम फैब्रिकेट करेंगे, किस तरह से फैब्रिकेट हम एक सिलिकॉन वेफर पर लेकर आएंगे, और फाइनली उसकी पैकेजिंग, मतलब मेटलाइजेशन एंड पैकेजिंग और टेस्टिंग की बात इसमें हम लास्ट यूनिट में करेंगे। ठीक है, तो फैब्रिकेशन एक कह सकते हैं कि 3 डायमेंशनल रीजन डिजाइनिंग है, फिजिकल डिजाइनिंग है यूजिंग द सिलिकॉन। ये जो कलर्ड पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कलर्ड पिक्चर एक लिथोग्राफिक सिलिकॉन वेफर की है, जिसके ऊपर लिथोग्राफी से हमने ये सब आर्किटेक्चर बनाया है। अगर हम ये देखें थोड़ा बड़ा करके, तो ये ड्रेन, गेट, सोर्स, एक सिंपल एक सीमॉस को यहाँ पर दिखाया है। ये रीजन, पहले ये लेयर है, फिर ये लेयर है, फिर ये लेयर है, उसके ऊपर इस तरह से गेट है। तो ये हमने लिथोग्राफिक पैटर्न बनाया है। आफ्टर लिथोग्राफी हम उसको ईचिंग और इन सारे प्रोसेस के लिए ले जाते हैं, जो हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे। तो फैब्रिकेशन का पार्ट करें तो सबसे पहले हमारी वेफर मैन्युफैक्चर होगी, फिर एपिटेक्शियल ग्रोथ उसके अंदर हम करेंगे, ये प्रोसेस पढ़ना है, फिर ऑक्सीडेशन, लिथोग्राफी, देन ईचिंग के बाद मेटलाइजेशन एंड देन पैकेजिंग। ईचिंग के बाद हमें पैकेजिंग डायरेक्ट करनी है, मतलब वो किसी एप्लीकेशन के लिए चली जाएगी, या फिर हम
पहले क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं, फिर मेटलाइजेशन करते हैं और फिर पैकेजिंग करते हैं। ये डिपेंड करेगा ईचिंग के बाद आपने होल्ड कर लिया या नहीं। होल्ड कर लिया तो पहले फिर ये, फिर मेटलाइजेशन, फिर पैकेजिंग। उसके बाद फैब्रिकेशन के जो प्रोसेसेस हैं हमारे, सबसे पहला प्रोसेस है जो प्रोसेस वेफर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, CZ, FZ और ब्रिजमैन, ये हम सब पढ़ेंगे इसके अंदर। वेफर प्रोसेसिंग के अंदर एपिटेक्शियल ग्रोथ, मॉलिक्यूलर बीम एपिटेक्सी, CVD रिएक्टर के थ्रू, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन प्रोसेस, लिथोग्राफिक, ईचिंग, डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन, एनीलिंग, ये सारे प्रोसेसेस हैं जो हमें प्रोसेसेस पढ़ने हैं। एनीलिंग फॉर द टेस्टिंग ऑफ सिलिकॉन, यहाँ पर हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, यहाँ से हम जो अदर पार्ट है लिथोग्राफी के बाद उसको ईचिंग से हटाते हैं। लिथोग्राफी में हम उस पर आर्ट के थ्रू बताते हैं कि कहाँ कौन सी डोपिंग होनी है, कहाँ मेटल आएगा। ऑक्सीडेशन ये प्रोटेक्शन का पार्ट है। और एपिटेक्शियल ग्रोथ मतलब एक सिलिकॉन वेफर पर अगर आपको मल्टीपल लेयर्स को फैब्रिकेट करना है, उस केस में जैसे यहाँ पर दिखाया है, ये देखो लेयर के ऊपर लेयर है, तो इसको एपिटेक्शियल ग्रोथ हम बोलते हैं। आफ्टर दैट ये कुछ पिक्चर है जहां आप देखें कि क्रिस्टल ग्रोथ, पहले हमारे पास एक EGS मतलब इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन हमारे पास होता है, उसको हम मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन में लेकर आते हैं। इस प्रोसेस को हम पहले यूनिट में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम सिंगल क्रिस्टल को बनाते हैं, जिसको मैंने बताया था, इसको हम इंगॉट बोलते हैं। क्रिस्टल की ट्रिमिंग होती है, साइड से इसकी नोड्स को काट लिया जाता है, कुछ ऐसा बन जाता है। उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग, सो दैट ये जो पार्ट है ऊपर से फ्लैटनिंग जो हम करते हैं, ये जानबूझ के की जाती है और ये बताता है कि ये किस कंपनी का है। ठीक, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर इसकी वेफर्स की स्लाइसिंग करी जाती है, स्लाइसिंग करके कुछ ऐसा रह जाता है। फाइनली उसका जो एजेस हैं उसको शार्पन किया जाता है। उसके बाद इसको लैपिंग मतलब एक पर्टिकुलर लिक्विड में इसको डिपॉजिट कर दिया जाता है, सो दैट इसके ऊपर बाहर से कोई इम्प्योरिटीज ना आ जाए। आफ्टर देन ईचिंग, देन पॉलिशिंग भी इसी प्रोसेस का पार्ट है कि उस पर कोई बाहर से अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, एयर के कांटेक्ट में, तो वो खराब ना हो। आफ्टर दैट वो इंस्पेक्शन राउंड में जाता है। यू कैन सी दैट एक सिलिकॉन वेफर इतना बड़ा लगभग होता है और इतना ज़्यादा शाइनी होता है एक ग्लास से भी, जिसके अंदर आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं। ये इसका फ्रंट साइड, बैक साइड, ये मैंने बताया था कंपनी टू कंपनी ऐसा किया जाता है। ओके, तो ये सिलिकॉन वेफर है जो एक फिजिकल व्यू है। ये वेफर बनता है, इस वेफर के बाद हम उसको डिफरेंट आईसीज के फॉर्म में, छोटी छोटी आईसीज के फॉर्म में इसको ले जाते हैं। इसको यहीं कट नहीं करते, यहीं पर ही। अगर इसके ऊपर 10,000 आईसी आ जाएंगी तो 10,000 पहले बना लेंगे, आफ्टर देन उसकी कटिंग होगी। उसके बाद वेफर की, हम जो वेफर हमारा बना है उसको प्रोसेस करके रख देते हैं, सो दैट वो एयर के कांटेक्ट में आके वो खराब ना हो जाए। तो केमिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक और भी बहुत सारी टेक्निक, सारी हमें यहाँ नहीं पढ़नी है। जस्ट वेफर प्रोसेसिंग हम उसको करके रख लेते हैं, सो दैट वो एयर के कांटेक्ट में आके खराब ना हो। ठीक, सो इस यूनिट में मैंने अभी बताया था, हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन की ग्रोथ देखेंगे। उसके बाद इस मेथड से इंगॉट प्रिपरेशन देखेंगे। उसके बाद सिलिकॉन शेपिंग कंसिडरेशन इस यूनिट में, वेफर की क्लीनिंग, मतलब वेफर से रिलेटेड और सिलिकॉन से रिलेटेड जो भी पार्ट है, चाहे वो प्रोटेक्शन एंड प्रोसेसिंग या प्रोड्यूसिंग वेफर और प्रोटेक्शन, वो सारी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will talk about the manufacturing of electronic grade silicon and metallurgical grade silicon. So goodbye, see you then.